Audio Jungle. Audio Jungle. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, आपका बहुत बहुत खुशामदीद हमारे चैनल वॉर में। हमने ज्वाइन किया है आज ज़फ़र साहब ने कनाडा से और अली सजाद साहब लंदन से। आप दोस्तों का जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो इशू है जी या टॉपिक कह लें उसको, वो है जी मलाला साहिबा। मलाला जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की एक खातून है, नोबेल लॉरेट, जिनको अमन का नोबेल नाम दिया गया। उसकी जो तस्वीर थी वो पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में दी गई पहले, फिर उसको वहां से अरेज कर दिया गया। इसके ऊपर बात करेंगे। सजाद भाई, आप मलाला के बारे में कुछ बताइए हमें पहले कि वो एक एज अ आइकन क्या चीज़ है। और आप तो पर्सनल उनके वालिद साहब को भी जानते हैं और अक्सर मिलते भी रहते हैं आपके साथ, बड़ी देर का ताल्लुक है। तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं हमारे व्यूअर्स को कि बेसिकली मलाला हैं कौन। देखें, बहुत शुक्रिया। मलाला जिस बच्ची का नाम है वो पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मशहूर हुई सबसे पहले अपने तालीमी जहाद के हवाले से। और तालीमी जहाद में इसलिए कहूंगा कि जिन दिनों पाकिस्तान में तालिबान का बहुत जोर था, स्पेशली स्वात और स्वात दरिया स्वात की दूसरी तरफ जो है वो मटा का इलाका है। ये इलाका तो तालिबान ने वैसे ही कैप्चर कर लिया था। और 2006 से 7-8 तक जो वादी स्वात थी ये तालिबान के जेर कंट्रोल थी। और वहां पे इनका FM रेडियो भी चलता था और भरपूर इनकी जो वहां पे रिट थी कायम हो चुकी थी। सही। अच्छा, तालिबान ने सबसे पहले जो काम किया था वो इन्होंने, मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ कि इन्होंने लड़कियों के स्कूल तबाह किए, जैसे कि इन्होंने अफगानिस्तान में भी किए और अपने तमाम अफ्तूहा या काबज इलाकों में जो इन्होंने हरकतें की थी। मलाला के जो वालिद साहब हैं ज़ियाउद्दीन यूसुफ जई साहब, वो बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट और बड़े पढ़े लिखे इंसान है और इनका वहाँ पे स्कूल था। और मलाला जो थी अपनी दीगर सहेलियों के साथ उस गर्ल्स स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। तो उस स्कूल को भी उड़ाने की धमकी दी गई और उसको बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन ये बच्ची और इसके वालिद और इसके साथ दूसरे जो इल्म दोस्त हस्तियां थी वो इस रास्ते पे खड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं कि हमने तो पढ़ना ही पढ़ना है। और मलाला ने इस दौरान जो काम किया जो उसकी मशहूरी का सबब बना, चूंकि वो बाय बर्थ एक इंटेलेक्चुअल बच्ची थी और एक उसका दानश्वराना मजाज और चीजों को समझने का जो एंगल था वो दूसरे लोगों से डिफरेंट था। और उसने जो जो कुछ उस जमाने में देखा स्वात में क्या हो रहा है, क्या जुल्म सितम हो रहे हैं, औरतों के ऊपर ज्यादती हो रही है। आपको याद होगा एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, एक खातून को उल्टा लटा के तो उसको वो दुर्रे मारे जा रहे थे, ठीक है। बिल्कुल सही। और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उसका नोटिस भी लिया, लेकिन वो नोटिस पता नहीं किधर गया ना। तो ये हालात थे। तो वो उसने इस हालात के ऊपर और तमाम वाकयात के ऊपर उसने डायरी भी लिखी और ये डायरी वो इंटरनेशनल मीडिया को ज़ाहिर है पोस्ट करती थी और अरसाल करती थी। BBC उसमें से रेफरेंस था। इस हवाले से उसकी जो शख्सियत थी वो हाईलाइट होती गई। अच्छा, वो बच्ची स्कूल जाने से बाज नहीं आई और वो सबको वाकया पता है। फिर उसके ऊपर अटैक हुआ, स्वात के ऊपर फौजी ऑपरेशन हुआ, तालिबान के नरगे से उसे छुड़ाया गया, रियासत उसमें इन्वॉल्व हुई। जाहिर है पाकिस्तान की रियासत का एक बहुत वसी इलाका और एक बहुत इम्पोर्टेंट इलाका तालिबान कब्जे में ले गए थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी ये वाली। तो वहां पे बाकायदा ऑपरेशन हुआ, फिर ये लाल मस्जिद का वाकया हुआ। तो ये 2004-5 से ऑनवर्ड 12 तक जो कुछ वाकयात हुए पाकिस्तान में वो सब आपको पता ही है। तो मलाला पर भी फिर एक अटैक हुआ और इसको जान से मारने की कोशिश की गई, उसको गोलियां मारी गई, उसकी वैन के ऊपर अटैक किया गया। इसके साथ दीगर बच्चियां भी थी, वो भी शदीद जख्मी हुई, मलाला भी शदीद जख्मी हुई। और पाकिस्तान से इसको फिर फौज की मदद से इनको फिर इंग्लैंड शिफ्ट किया गया जहां इनका इलाज हुआ।
और जब इनके ऊपर अटैक हुआ है तो इसकी वो डायरी उनके हाथ लग चुकी थी, ऐसी ही है या उनको पता चल गया था कि ये रिपोर्टिंग कर रही है या कि नहीं? उनको पता था। देखो मलाला के टीवी पे इंटरव्यू आने शुरू हो गए थे। अच्छा। हामिद मीर साहब एक जो हमारे बड़े मशहूर सहाफी हैं, उन्होंने मलाला का इंटरव्यू किया। एक दफा मैं सवात में मंगोरा में एक इनके सहाफी थे जियो न्यूज के, उनका जनाजा था। वहां मुझे भी शमूलियत का मौका मिला। मैं उसका नाम भूल गया, उसका क्या नाम था, दाढ़ी सी वाले बड़े वो मशहूर सहाफी थे। तो उनका जनाजा था, तो मैं वहां गया। तो वहां ये अपना जियाउद्दीन साहब भी आए हुए थे और ये बच्ची भी आई हुई थी, उनके साथ बीबीसी के लोग भी थे। तो वो हाईलाइट हो चुके थे ये लोग, यानी मीडिया में भी आ चुके थे, इनके बयानात भी आते थे, इनकी इंटरव्यूज भी छप चुके थे, और सोशल मीडिया पर भी इनके बयानात आते थे। और तालिबान को पता था कि ये बच्ची जो है ये हमें ललकार रही है। एक निहत्ती बच्ची छोटी, हाथ में कलम कागज लेके तो इन बंदूकों वालों को ललकारती फिरती थी, और वो इससे खौफ खा गए, उसको मारने के दर पे हो गए। तो बाहर मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है। तो वो आज ये जब आ गई फिर इसका इलाज हुआ, इसको नोबेल इनाम फिर दिया गया। देखिए उसका जो कलम के हवाले से, कलमी जिहाद ही हम मजहबी जुबान में कह सकते हैं, या उसकी जो मूवमेंट थी वो इल्म के हवाले से थी। और उसमें चूंकि वो खुद औरत जात थी, बच्ची थी, तो उसकी इस मूवमेंट को ज्यादा पजीराई दी गई। जो तरक्की पसंद लोग हैं पाकिस्तान में भी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी, उन्होंने भी उसको सराहा। फर्स्ट वर्ल्ड ने तो सराहना ही था कि ये बच्ची है और ये तालिबान के खिलाफ खड़ी हो गई है। तालिबान के खिलाफ मूवमेंट पूरी दुनिया में चल चुकी थी 9/11 के बाद। तो ये इसको जाहिर हाईलाइट भी किया गया, और उसकी मूवमेंट में उसकी सारी उस कोशिश के पीछे पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा था, और रीजनिंग भी मौजूद थी, और जमाना भी ऐसा था, वक्त भी ऐसा था कि वो क्लिक हो गई। तो उसको फिर अदब के इसके पीस के नोबेल इनाम के लिए उसको नॉमिनेट किया गया। और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात है कि पाकिस्तान में जहाँ आफिया सिद्दीकी और ओसामा बिन लादेन जैसे केसेस हाईलाइट हो रहे थे, वहां ये भी एक रोशन मीनार जो था, जिसे हम तो रोशन मीनार ही समझते हैं, वो अपनी रोशनी बखेरने के जुर्म में वो भी वहां पे, मेरा मतलब डार्क एजेस की सोच का मतनाज़े बयानात का शिकार बन रहा था। तो ये तो हमारे लिए तो अच्छी खबर ही थी कि चलो एक हमारे मुल्क से ऐसी शख्सियत भी उभर के सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मुस्बत नाम रोशन किया। और ये बड़ी अच्छी बात, पाकिस्तान की मतलब एक हीरो में इनका शुमार होना चाहिए, और हुआ भी किसी हद तक कि इसका जो नाम है और तस्वीर है वो टेक्स्ट बुक में आई। बड़ी अच्छी बात। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? उसको वहां से हटा दिया गया। जी जफर साहब, आप इस मामले में क्या राय रखते हैं कि ये क्या वजूहात बनी? और जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो सारी तस्वीरें थी वो थी पाकिस्तानी हीरोज की तस्वीरें। उसमें मलाला की तस्वीर भी छप गई। बिल्कुल। वो देखी किसी मतलब सेक्रेटरी ने, पंजाब के किसी सेक्रेटरी ने या किसी सिविल सर्विस ने देखी होगी, उसने उसको निकाल दिया और वो तस्वीर पाकिस्तान मलाला की तस्वीर पाकिस्तानी हीरोज की तस्वीर से निकाल दी गई। अच्छा, जहां पे जो क्वेश्चन पैदा होता है वो ये कि ये क्यों किया गया? क्या मलाला पाकिस्तानी बच्चों की हीरो नहीं है? अच्छा, इसके ऊपर फिर एक सोशल मीडिया के ऊपर ना एक बहस शुरू हो गई कि जी हीरो कौन? ठीक है। और फिर हीरो की मतलब बयान किया गया हीरो ये होता है, फलाना होता है, जो कुछ भी होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी माशरे में रियासत और समाज का जो रुख मुतय्यन किया जा रहा है वो मजहब की बुनियाद पे किया जा रहा है। ये अलमिया है कि इस कौम ने अपनी तहजीब, तमद्दन, सकाफत, जबान, रंग, नस्ल, वो तमाम बातें जो एक मिट्टी से एक नेशनलिज्म के लिए मतलब जो बुनियादी चीजें होती हैं उनको निगेट करके मजहब की बुनियाद के ऊपर आप इस रियासत का रुख मुतय्यन कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में एक दानिशवराना कंफ्यूजन पैदा होती है, दानिशवरों में भी
और अवाम में भी। और उस कंफ्यूजन का ये इजहार है कि मलाला जैसी बच्ची, जो मतलब दुनिया में आप कोई मतलब माशरा लें जिनको हम जदीद माशरे कहते हैं, वो उसको हीरो का दर्जा दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी माशरे में नहीं दिया जा रहा। क्यों? देखें, तालिबान एक जबर का निजाम कायम कर रहे थे। मलाला एक कलमी नाम से एक डायरी लिखती थी और उस जबर के खिलाफ आवाज बुलंद करती थी। अच्छा, मतलब ये एक इतने सख्त गिर, इतने मुतशद्दद और अदम बर्दाश्त वाले माहौल में ऐसी आवाज बुलंद करना, बिल्कुल इतनी छोटी बच्ची का, मतलब मेरे ख्याल 8-9 साल की वो बच्ची थी, अपने ख्यालात का एक बच्चों वैसे तो लड़की इजहार करना, मतलब ये बताता है कि मतलब वो बच्ची कितनी टैलेंटेड है, कितनी काबिल है, और ऐसे बच्चों को माशरे आगे लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लाया जा रहा कि जो तालिबान है वो उस मजहबी सोच के अलमबरदार हैं जिसके ऊपर आप पाकिस्तानी माशरत की बुनियाद रखना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें ना एक अजीब कंफ्यूजन पैदा होगी। अब पाकिस्तान की आर्मी जो है ये इन तालिबान के खिलाफ लड़ रही है, और इन तालिबान के खिलाफ अगर मलाला आवाज बुलंद कर रही है तो मलाला हीरो नहीं है, लेकिन अगर आर्मी का कोई मेजर जनरल मारा जाए तो वो हीरो बन जाता है। देखिए, ये मैं इसलिए बातें कर रहा हूं कि हीरो तो दूर की बात, पूरा माशरा जो है वो ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाता है जब आप मजहब की बुनियाद के ऊपर अपनी कौम या रियासत की असूल और कवानीन मुतय्यन करने शुरू कर दें। अब मैं इसी तरह एक छोटी सी और बात करता हूँ। मैं ये जियो का एक लिंक देख रहा था, उसके ऊपर ये हसन निसार साहब कहते हैं कि जी हीरो तो वो होता है कि जिसको जिंदगी और मौत की ऑप्शन दी जाए और वो मौत को ऑप्ट करे, तो वो हीरो बनता है। अच्छा, अगर हीरो की ये डेफिनेशन लें तो ये गजनवी, गोरी और ये बाबर, ये सारे निकल जाते हैं हीरो की डेफिनेशन से। अच्छा, फिर एक और इस तरह का मैंने कमेंट पढ़ा कि मलाला ने क्या किया, ठीक है ना। अब ये बात क्या किया जी उसने, जो हीरो, हाँ, उसने क्या मतलब वो क्या किया, तो बिल्कुल अगर यही डेफिनेशन ये गजनवी और बाबर पे लगा देगी, इन्होंने क्या किया, लड़े तो वो सारे सिपाही थे। मतलब अगर कॉन्क्वेस्ट आपकी मुराद है, आपके नजदीक लड़ना मरना और मतलब आगे आना, तो फिर मतलब वो सारे सिपाही कहां गए जो मतलब मारे गए इन सारे जंगों के अंदर। तो बुनियादी मैं अपनी बात इस बात के ऊपर खत्म करूंगा कि ये एक मलाला का नाम हीरो से निकालना उस ज़हनी इंतशार की अलामत है जिसका शिकार इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानी माशरा बल्कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया भी हो चुकी है। और इंटेलिजेंशिया के अलावा जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है, अच्छा, वो इंटेंशनली इस इंतशार को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का माशरा उस ज़हनी इंतशार का शिकार हो चुका है जिसके नतीजे में माशरे हो जाते हैं जब वो मजहब को अपने कवानीन के तौर पे लागू करने की कोशिश करें। ठीक हो गया जी, बड़ी जबरदस्त आपने डेफिनेशन की है मजहबी इंतशार के नतीजे में जो ये किया गया कि हीरोज की। अच्छा सजाद भाई, अभी तक वैसे हम अपने पाकिस्तान में हीरोज की डेफिनेशन नहीं कर सके। जब मैं देखता हूँ, मिसाल के तौर पे नॉर्वे को देख लें, इनका कोई एक छोटे से छोटा काम करने वाला, इवन के कोई हल्की सी कोई आर्ट छोटा सा बनाकर अगर वो पॉपुलर हो जाता तो वो उनके हीरोज का दर्जा उसको दे दिया जाता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनके नाम जो है वो लिखे जाते हैं, सड़कें उनके नाम पे लगा दी जाती हैं, म्यूजियम बनाए जाते हैं। मतलब टू मच ये जो कौमें हैं ये अपने हीरोज को रिवॉर्ड देने के लिए उनको एक्नॉलेज करती हैं, ना सिर्फ बल्कि उनको उनकी तशहीर करने के कोई मौके हाथ से जाने नहीं देती। जबकि ये क्या है, मतलब इतना खुला और इतना बड़ा तजाद हमारे पाकिस्तान, मतलब मुझे अब पता नहीं है लेकिन डाउट है कि
पाकिस्तानी जो अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम है, नोबेल लॉरेट, उनका भी शायद नाम किसी टेक्स्ट बुक में है भी कि नहीं, मुझे नहीं वैसे। नहीं जी, उनका नाम किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये बात बड़ी सिंपल है तल्ख। वाकई नहीं है उनका नाम? नहीं है, बात बड़ी सिंपल है। बात बड़ी तल्ख ये है कि आपने कहा ना कौम शौम, देखे कौम शौम तो है कोई नहीं पाकिस्तान। एक मुंतशर और एक इंतहाई मफलूज ख्यालात के मजमूए के तहत और मफादात के तहत इकट्ठे हुए भेड़िए जो हैं, वो आप उसको कौम कह दें, जो कुछ मर्जी कह दें, पूरी तारीख सामने पड़ी है। मैं बहैसियत स्टूडेंट अदना सा तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये कौम शौम वाली तश्कील और ये सारी बातें, हो सकता है 50-100 साल बाद कोई इनके ऊपर कोई हकीकत आ जाए, कुछ आ जाए, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बात अहमद साहब ने की ना कि एक मुंतशिर ख्यालात की हामिल लोगों में हीरो और उनके जो नजरियात होते हैं वो भी मुंतशिर ही होते हैं। इस कौम या इन लोगों के जो मसाइल हैं पाकिस्तान के लोगों का, इनका सबसे बड़ा मसला हमेशा रहा शनाख्त का, क्योंकि जिस बुनियाद के ऊपर ये मुल्क बना है वो है मजहबी शनाख्त। अब मजहबी शनाख्त इनको नथुराम में तो नजर नहीं आनी, ना किसी लाला चपत राय में नजर आनी, इन्हें नजर आनी है मजहबी शनाख्त मोहम्मद बिन कासम में, या इनको नजर आएगी वो खालिद बिन वलीद में, या गौरी में, या गजनवी में, या किसी और इस्लामिक जो है मार्शल उसके अंदर। तो ये बेसिकली मार्शल्स को रिप्रेजेंट करने वाले या उनसे एडमायर होने वाले, मुतासर होने वाले लोग हैं। ये लोग दानिश्वरों से, इंटेलेक्चुअल से मुतासर होने वाले लोग नहीं हैं। और ये जो मार्शल का जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप मार्शल्स को अपना हीरो करार देते हैं और उन्हीं के कारनामों को आप हकीकत समझते हैं। आज की दुनिया में तो फतवात और दूसरों को कत्ल करना या गर्दनें उतारना था एक कभी हरकत है ना, एक इंतहाई सफाक हरकत है, चाहे ये कोई सुपर पावर करे या कोई दूसरा कंट्री करे। लेकिन आप माजी में इन्हीं चीजों को एडमायर करते हुए आज मुस्तकबिल में उनका अमली नमूना अपनी सोसाइटी में पेश करना चाहते हैं किसी न किसी हवाले से। तो मलाला के साथ या डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ देखें वही कुछ हो रहा है ना जो इब्ने रुशद के साथ हुआ, जो बैरूनी के साथ हुआ, या जो और बाकी दानिश्वरों के साथ हुआ। तो ये सोच और ये कौम के जो हैं रवैये, इनमें तो कोई तब्दीली इसलिए नहीं आई कि आज भी सदियों पहले की जो एक जो सोच है उसी को लेके बैठे हुए हैं। वो कहते हैं ना, गुज़श्ता अहद गुजरने में ही नहीं आता, ये हादसा भी लिखो मौजों के खानों में, जहां में जो रद्द हुए सदियों पहले वही लोग मुसल्लत हैं आज भी इस जमाने में। ठीक है, तो इस किस्म के लोग तो सदियों पहले रिजेक्ट हो गए, इनके नजरियात, दुनिया ने इनको एक साइड पे कर दिया, नाकाम हो गए तरक्की की रेस से और उस सर्कल से लोग निकल गए। लेकिन पाकिस्तान में आज भी आपका हीरो मुमताज कादरी है, आफिया सिद्दीकी है, उसामा बिन लादेन है। देखिए आपके मुल्क में आज भी तारीखी जो जनाजा है वो ज़ियाउल हक का होता है या वो खादिम रिजवी का होता है। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम का तो पता ही किसी को कोई नहीं दफन कहाँ पे है, या कोई और आलम आदमी, या कोई और मुहक्किक शख्सियत, कोई और साइंटिस्ट, या और कोई फिलोसफर, या और कोई मौरख, या और कोई शोबे का इंटेलेक्चुअल, वो जानता ही नहीं किसी को ये लोग भी कोई हैसियत रखते हैं, इनका भी कोई नाम है। तो इसलिए इस कौम के हीरो जो हैं इनकी तरजीहात ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे मलाला जैसे लोग या डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे लोग या इस जैसे बेशुमार और लोग जिनको हम नहीं जानते, उनकी कोई स्पेस नहीं है। और जहां ऐसे अनमोल हीरो की स्पेस ना हो वहां पे फिर डार्कनेस ही होती है। और डार्कनेस का नजारा आप उस माशरत का पहले कर चुके हैं मैनी टाइम के, वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, मलाला यूसुफजई साहबा के जो वालिद हैं वो आपके पर्सनल दोस्त हैं, आपसे उनकी बात होती रहती है, उनका इस बारे में क्या ख्याल है? वैसे जिमनी मैंने सवाल पूछा। वो जो यूसुफजई साहब हैं, ज़ियाउद्दीन इंतहाई शरीफ आदमी है। मैं तो बल्कि उससे बड़ा मुतासर हूँ, इसलिए कि मुझे सबसे पहले इसी बात की क्यूरियोसिटी रही कि यार ये बच्ची जिस माहौल में पली है और जिस माहौल में ये ग्रोम अप हुई है, तो वो माहौल कोई आम माहौल नहीं होगा। तो उनके वालिद साहब से मिलके तो मुझे इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हुआ कि ही इज आल्सो वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, और इंग्लिश के वो टीचर थे वहाँ पे, और लिटरेचर के वो उस्ताद रहे बल्कि हैं।
और इंतहाई एजुकेटेड, इंतहाई नफीस और इंतहाई आला शख्सियत के मालिक वो दोस्त हैं। अच्छा, अभी ये नाला साहब अपने वालिद साहब के साथ रह रही हैं इधर आप? हाँ जी, इधर बर्मिंघम में है। इन्होंने यहीं से एजुकेशन मुकम्मल की, फिर इसने ऑक्सफोर्ड से डिग्री गालबन कर ली है मुकम्मल। तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और उसके लिए आगे ग्लोबल आइकन है, मतलब बिल्कुल ग्लोबल आइकन है। बल्कि मैं तो एक दफा उसको कहा, उसके वालिद को, कि किसी ने उसको वैसे मशवरा दिया कि ये बच्ची जो है हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में कोई आला मकाम हासिल करे। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा पाकिस्तान की सियासत छोड़ो, ये तो यूनाइटेड नेशन के लेवल की बच्ची है, तो इसको ना उस गंद में ना धकेलो पाकिस्तान के। वहां बेनजीर बेचारी ने क्या कर लिया या वहां पे और अच्छे लोगों ने क्या कर लिया ना, तो ये इसको ना उधर नहीं जाना चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ ही रहना, तो वहां ना वापस भेजो उसे। अच्छा जी, बात तो बड़े अफसोस की है, बात तो सच है, पर बात बड़ी रसवाई की है। सर झुक जाता है, नजरें मिलाने के हम काबिल नहीं रहते इन कौमों से। हमारे रवैये ऐसे, कोई समझ नहीं आ रही, मतलब ऐसी कोई खिचड़ी, कोई इंतशार, कोई ऐसा कोई जबरदस्त, जैसे वो होता नहीं, इस शहर या सेब में आंखें ही नहीं काफी यहाँ उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा, ऐसे ऐसे। ये वो एक और शेर याद आ रहा है कि किस तरह करके कि इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। वाकई लेकिन कोई समझ नहीं आ रही जी, बाजी समझ से बाहर है। देखिए, समझ बड़ी आती है, मानने के लिए तैयार कोई नहीं। समझ ये आती है कि जब आपकी बुनियाद झूठ, आपने पढ़ाना झूठ, तारीख आपकी झूठ, हीरो आपके 2 नंबर, नसाब आपका 2 नंबर, ब्यूरोक्रेसी आपकी 2 नंबर, अदलिया आपकी 2 नंबर, सहाफी सारे बकाओ माल, ठीक है, तो वहां पीछे रह क्या जाता है? दुकानदार आपके सारे चोर, बिल्कुल सही है, अवाम सारी चोर, अच्छा, दूध वाले से लेके तो ऊपर तक हर चीज 2 नंबर, तो वहां क्या रह जाता है पीछे? नहीं, समझ आ गई सजाद भाई, अली भाई समझ आ गई आपकी। देखिए सर, ये एक मिनट समझ आ गई इस बात की, लेकिन अब बात है प्रैक्टिकली कुछ कि किसके कंधों पर ये बार है कि इसने, अच्छा ये समझ आ गई कि हर चीज 2 नंबर है। अच्छा भाई, अब कहीं से तो सफर किसी पॉइंट से तो शुरू करना है ना। कि यार कल ना इमरान खान ने एक तकरीर की है, कल की है या परसों की, मैं खान साहब की तकरीरें तो नहीं सुनने का मौका मिला कभी, मैंने उसका तबसरा सुना है टीवी पे ना। अच्छा, इमरान खान ने एक बात की, कश्मीर इलेक्शन हो रहे हैं आजाद कश्मीर में, वहां उसने एक बात की, उसने कहा किसने कह दिया कि ये आजाद कश्मीर को हम सूबा बना रहे हैं, ये तो रेफरेंडम होगा, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के मुताबिक ये पहले फैसला करेंगे कि इन्होंने इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के, क्योंकि वो पाकिस्तान और तकसीम हिंद के तहत वो सारा उसका रेफरेंडम होगा ना, कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स का तो उसमें कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें कॉन्सेप्ट था कि इधर विद इंडिया और पाकिस्तान। अच्छा, इमरान खान ने कहा उसके बाद हम एक और रेफरेंडम भी करेंगे आजाद कश्मीर में, आप हम राइट देंगे कि आपने क्या अब हमसे आजाद होना है या क्या आपने हमारे साथ रहना है। यार मुझे उसकी ये बात बड़ी पसंद आई, क्योंकि दिस इज रियलिटी। और आज तक मैं इमरान खान का कोई एडमायरर नहीं हूँ, सबको पता है, लेकिन यार उसने सच बोला उस बंदे ने, ठीक है। और आप अगर कश्मीर जाए ना, मुझे तो वहां रहने का मौका मिला हुआ है, तो आधे से ज्यादा लोग तो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। दिस इज रियलिटी। अब आप हर बच्चे को सिखा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शहर, तो ये झूठी है और क्या है? ये नारा तो आज से 50 साल पहले कभी किसी ने लगाया होगा या था। आज की रियलिटी तो बिल्कुल डिफरेंट है। और जब आपके हुक्मरान सच बोलना शुरू कर दें आगे अवाम के आगे, और आपके दानिश्वरों को या बोलने वाले लोगों को भी मौका मिल जाए कि हाँ यार वाकई ये एक रियलिटी है और इसको अब आपने ऐसे फेस करना, तो मामला ठीक हो सकते हैं। जब आप हर चीज में झूठ, हर चीज में 2 नंबरी, इमरान खान ने बात बिल्कुल ठीक है, मैं तो उसका फैन हूँ, सीधी सी बात है, चाहे जो मर्जी उसको कहता रहे। जब बंदा कहता ना फैन हो, तो फिर उसमें पता क्या होता है, आपकी बात फिर बाज दफा उसकी क्रेडिबिलिटी में ना थोड़ा सा झोल आ जाता है कि यार ये तो उसका मती है या उसका, मेरा मतलब नहीं वो ठीक है, लेकिन आप जो करें जो नहीं, जी जफर साहब वो बहस हमारी बहुत दूर निकल गई है, वो मौजू पे रहना चाहिए कि मतलब एक कंफ्यूज माशरे के अंदर हीरोज कौन होते हैं और उसका क्या असर होता है। अच्छा,
अली साहब ने जो बातें की ना, मैं उनमें से एक बात पिक करता हूं कि अब वो जमाना नहीं है कि जब आप जंगजू लोगों को अपना हीरो बनाएं। ये देखिए, ये नुक्ता समझने की बहुत शदीद जरूरत है कि जब से तजर्बाती इल्म की बुनियाद पड़ी है और जब से ये रोशन ख्याली और सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थॉट के कॉन्सेप्ट बदतरीज माशरों में सरायत करते चले जा रहे हैं, और जिन जिन माशरों में ये जदीद नजरियात सरायत कर रहे हैं और जिनको वो अपना रहे हैं, उन्हें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बतदरीज एक बर्तरी हासिल हो रही है। वो लोग जो इन जदीद रोशन ख्याल नजरियात की तरवीज में कोई किरदार अदा करें और एक मिसाल बने, उनको हीरो का दर्जा दिया जा रहा है अब। और मलाला ने बैन ही ये काम किया। वो जदीद हीरो की तारीफ पे यकीनन पूरा उतरती है कि एक खामोश जद्दोजहद करना, कोई तलवार नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपने कलम से, अपने नजरियात से, अपनी बातों से लोगों को ये कायल करना कि जो तालिबान कर रहे हैं ये गलत है, इसके खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है, इसके खिलाफ बोला जा सकता है, और ये सारा कुछ। तो ये जो मतलब मलाला जैसे हीरोज पाकिस्तानी कौम को करीब तर लाने की कोशिश कर रहे हैं जदीद हीरोज के, जिनको मैं जदीद हीरो मानती हूँ। अच्छा, दूसरी बात एक ना, ये चूंकि मलाला का नाम इसलिए निकाला गया कि वो उस मजहबी नैरेटिव पे पूरा नहीं उतरती जिसके ऊपर पाकिस्तानी माशरत की वो बुनियादें रखी जा रही हैं, तो उसका नाम से हटा दिया। इस सोच का नतीजा ये निकलता है कि रियासत जो है ना वो एक मुंजमद हो जाती है और अवाम की फलाह बहबूद करने के लिए उसको जो एक कंट्रोल चाहिए ना वो खत्म हो जाता है। मैं यूं मिसाल से बात वाज़िया करूंगा। अभी ये जब हम पिछले दिनों बात कर रहे थे तो अली सज्जाद साहब ने कहा कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने वो बड़ी मशहूर अपनी 11 सितंबर की तकरीर की तो उसको रेडियो पाकिस्तान पे चलाने से इनकार कर दिया गया, और जो उसका डायरेक्टर था उसने कहा कि ये तकरीर तो उस सोच से मुताबिकत ही नहीं रखती जिसके तहत हमने पाकिस्तान बनाया। तो सज्जाद साहब, वो कौन बंदा था जिसने मतलब थ्रेट किया था कि मैं गवर्नर जनरल को बताऊंगा कि आप? वो थे अल्ताफ साहब, डॉन के एडिटर। बिल्कुल। मतलब आप ये देखें, जब आप मजहब को बना लेंगे ना बुनियाद। अच्छा, बाय द वे, वो तकरीर जो गवर्नर जनरल की थी वो नशर होना लाजमी थी। मतलब वो कोई ऐसा कानून था या ऐसा मतलब वो रूल था कि मतलब उसको जैसे बाकी सारे तकरीर नशर की जाती है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई में ये हुआ या पार्लियामेंट की कार्रवाई में वो हुआ, वो पार्लियामेंट की कार्रवाई बयान करनी थी। तो देखिए रियासत किस तरह मुंजमद होगी ना कि मतलब अब वो बंदा अपना काम नहीं कर रहा, तो मतलब वो किस बुनियाद पे वो नहीं कर रहा? वो ये सोच रहा है कि ये कवानीन जिनके तहत मैंने गवर्नर जनरल की तकरीर पब्लिश करनी है ये हेज है, और जो कवानीन मजहब की बुनियाद पे हैं वो बालातर हैं। मैंने अच्छा, वो अब इसकी अथॉरिटी वो कहां से लेगा? ये आज के जदीद माशरे जिनको हम सेकुलर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज कहते हैं, उसके अंदर ये कनाडा का या अमेरिका का कोई भी सरकारी अफसर कोई कदम उठाता है ना, तो उसके बाद वो कानून कोट करता है कि देखिए जी ये कानून था, इस कानून के तहत मैंने ये काम किया। लेकिन ये बंदा जो मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर नशर नहीं कर रहा, ये कोई कानून कोट नहीं कर, नथिंग। ये उसकी पर्सनल कन्विक्शन से वो ये काम कर रहा है। उसका जो अपना जाती ताल्लुक खुदा से महसूस कर रहा है उसके तहत वो काम कर रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई आपकी जाती, उस बंदे की जाती कन्विक्शन ये होगी, उससे आगे एक बंदा आएगा, वो उसको पार्लियामेंटेरियन नहीं पसंद उसकी बातें, वो उसकी तकरीर भी नशर करेगा। एक और सरकारी अफसर आएगा, उसको कोई सूबाई असेंबली में जो रूलिंग जमात है उसकी नहीं पसंद, वो उसको रोकना शुरू कर देगा। कहां से?
वो कहेगा ये तो मेरे खुदा, ये तो मतलब मेरी कन्विक्शन तो खुदा से आ रही है। तो देखिए, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मजहब की बुनियाद पे जब रियासत के ढांचे इस्तेमाल किए जाए ना, तो फिर कोई कानून नहीं रहता उस रियासत के अंदर, उसका तो आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। तो यही कुछ हुआ है ना, जब गवर्नर का गार्ड ये सोचे कि ये मेरी गार्ड के साथ कमिटमेंट के खिलाफ है, तो वो गवर्नर को गोली मार देगा। तो बैंक मैनेजर का गार्ड ये सोचे कि बैंक मैनेजर मेरे नजरियात और मेरे फेथ से हटके बात कर रहा है, वो उसको गोली मार देगा। तो यही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। और इसी तरह अगर कोई सरकारी अफसर ये सोचे कि मैंने मलाला की तस्वीर निकाल देनी है, तो वो तो ये मलाला की तस्वीर का निकाला जाना सर, ये पूरे इस रियासत के मफलूज होने की निशानी है कि जिसमें हर बंदे को ये इख्तियार मिल जाएगा कि वो जिस चीज को अपनी मजहब या अपने खुदा से कन्विक्शन समझे, वो उस तरह का काम कर गुजरे। मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त बात। बड़ी मजेदार वैसे बात की आपने। ये किसी हद तक मैं हर बंदे के जहन में आती है, हर कोई लेकिन उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर यार। ये तो गली मोहल्ले में हम देखते हैं, और तुम्हारी टोपी ठीक नहीं, और तुमने वजू ठीक नहीं किया, और तुम्हारा सजदा ठीक नहीं, एग्जैक्टली, और तेरे गोडे ठीक नहीं, तेरे गिट्टे हलत नंगे। मेरा नॉनसेंस रखते हैं। और ये तो हम रोजाना ही देखते हैं अपने सामने। माशरत के अंदर ये हरकतें चल जाती हैं। आप यहाँ पे मतलब अमेरिका कनाडा के रिमोट एरियाज में जाएं, वो भी एक खास तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। वहां पे रहने वाले बच्चे ज्यादा ऊँ आ नहीं करते, वो भी अपनी जिंदगी उसी तरह गुजारते हैं जैसे उनका एक लोकल चर्च उन्हें कहता है। रियासत पे मसला पड़ जाता है, बढ़ जाती है बात फिर आगे। वहां हमारे इन डेवलप्ड कंट्रीज में तो कानून है ना, और कानून जो है वो मजहब से और फेथ से और पसंद नापसंद से बढ़ के है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जिनकी बुनियादी मजहबी नजरियात की हिफाजत और किला है वो एक मजहबी नजरियात का, तो उस किले में तो हर बंदे हाफिज किला बन जाता है ना। अच्छा, मसला यहाँ पर है कि हर मकतबा फिक्र का अपना जो कानून है, जैसे जफर साहब ने बात की है कि उसकी कन्विक्शन के हिसाब से वो लागू करेगा। अगर उसके पास जितनी उसके पास पावर है उस हिसाब से वो अपने पावर के एरिया में उसको, जैसे कोई मदरसे का कोई मुंतजिम है, अब उसकी कन्विक्शन जो है, जो जिस तरह वो कानून लागू करेगा, उसकी वजह यह है कि उसको रियासत के कानून का पता ही नहीं है। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि किसी हद तक बच्चों को बचपन ही से क्लास 1 से ही मुख्तलिफ किस्म के कानूनी जो दायराकार हैं वो समझाने शुरू कर दिए जाते हैं कि इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, ये नहीं हो सकता, कानून नहीं कहता। तो एक कानून को यहाँ पर एक बाला किस्म की चीज़ ज़हन में डाल दी जाती है, उसमें एथिक्स भी आपके शामिल होते हैं। जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, सामने वाली सीट के ऊपर आप पाँव नहीं रख सकते, क्यों? इसकी इजाज़त नहीं है। अब वहां पर ज़हनी कन्विक्शन ये नहीं है कि जो अगर पीर वहां पे बैठेगा तो वो रख सकता है, जो उसका चेला है वो नहीं रख सकता। अब यहाँ पर उसकी कन्विक्शन, उसका दायरा कार, वो एक जो साहिब इख्तियार है उसके ऊपर जाकर महदूद हो गया। तो बात यही है कि बात तो सच है, बात है रसवाई की। अब मुझे आप ये बताएं दोस्त के एक मशवरा आप अगर आप देना चाहें कि आज से बेहतरी की तरफ काम शुरू हो सके, वो क्या होगा? जी अली सजाद भाई, आपकी तरफ। आपकी आवाज कट गई थी थोड़ी आपकी, मुझे आखिरी मशवरा समझ नहीं आया। अच्छा, अगर आप ये बताना चाहें पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया को कह लें, या जो भी साहिब इख्तियार हैं, कि उन्होंने अगर आज कौम को सही रास्ते पर डालना चाहें अगर, तो क्या करें? एक स्टार्टिंग पॉइंट देना चाहें अगर आप। मैं तो समझता हूँ कि अथॉरिटी सच की होनी चाहिए, चाहे कोई मजहबी
रवैया है, चाहे सियासी है, चाहे रियासती है, जब तक आप सच वो जो हकीकत में नजर आता हो कि यही सच है, ये नहीं कि जिस चीज को मैं सच समझता हूँ, माल में गैब में मैंने को ख्वाब देखी है तो मैं दुनिया को कहूँ कभी सच को तुम भी मानो, वो सच की बात मैं नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो ऑर्डर ऑफ द डे है, जो रियलिटी ऑफ द डे है। जब तक आप उसको एडमिट नहीं करेंगे तब तक मामला कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। गुड हो गया, यानी कि पुराने जो दकियानुस्वी ख्यालात हैं, चाहे वो 1000 साल पुराने हों, 1400 साल पुराने हों, 14,000 साल पुराने हों, वो खत्म होने चाहिए। एक रियासत की रिट कायम होनी चाहिए हर सूरत में। बिल्कुल, ये मॉडर्न सोशल वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जी वो जबर साहब, मैं ये कहूंगा कि वो ना, अगर आप मुझसे ये कहना कि एक नुकदे विच गल मुकदी है या मतलब कोई चौंधी चौंधी गल, तो एक बात मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो जुमला लिखा हुआ है ना पाकिस्तान के आइन में कि हाकमियत आला अल्लाह की है, हाँ, ये निकाल के करें हाकमियत आला अवाम की है। जब तक ये जुमला मौजूद है ना, हाकमियत आला अल्लाह की है, तब तक इस मुल्क में कोई कानून नाफिज नहीं, कोई कानून उसकी अमलदारी के नतीजे में माशरत जो है तरक्की नहीं कर सकती। वो बंदा पाकिस्तान में अल्लाह अल्लाह से मुराद मौलवी है। ये वो एक एवलांच शुरू होगा ना, वो एक प्रोसेस शुरू होगा। वो तो बंदा एक जिसने हर मौलवी है, सारे अपने अपने दायरा इख्तियार में, बिल्कुल ऐसे ही। वो बंदा जिसने मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर रोकी, वो बंदा जिसने मलाला की तस्वीर निकाली, वो बंदा जिसने सलमान तसीर को कत्ल किया, वो कौन सा कानून था जिसके तहत उन्होंने इस चीज को जायज समझा? वो ये लाइन थी आपके आइन में लिखी हुई कि हाकमियत अल्लाह अल्लाह की है। एग्जैक्टली। उसके बाद उस बंदे ने कहा मेरा अल्लाह तो ये कहता है। इस इब्राहिमी तस्वुर खुदा, इस्लामी तस्वुर खुदा या किसी भी तस्वुर खुदा में प्रॉब्लम यह है कि आप इसको किसी भी मटेरियल चीज से गेज नहीं कर सकते। आप इससे पूछ नहीं सकते कि मतलब एक बंदा मतलब वो ये नहीं तक कर सकता मुमताज कादरी अल्लाह से पूछे मैं कत्ल कर दिया सलमान तसीर नू, अल्लाह ने कहा कर दो, अभी सारे ने सुन लिया ना, ठीक है, मैं करने लगा। ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप जब तक ये एक जुमला है ना, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब रियलिटी ये तो होगी, मतलब हमारी जो एक हम अपनी जो जहनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जुमले बोलते हैं ना, ये तो मैंने वो जुमला बोला, ठीक है। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि ये जिल्लत बढ़ेगी। ये पाकिस्तान का मुक्तदर हल्का मुक्तदर, देखिए सर, कोई भी ऐसा निजाम जो इस्तेहसाल करता हो ना, जो वो बड़ा यूजफुल होता है इक्तदार के लिए। पाकिस्तान के मौजूदा आइन और कवानीन यहाँ के ताकतवर इशराफिया के लिए बहुत मददगार हैं। ये लोग कभी अपनी पावर नहीं छोड़ेंगे। ये लोग कभी माशरे में ऐसे कवानीन नहीं नाफिज करेंगे कि जिनको हम प्रोग्रेसिव समझे और उसके नतीजे में हालात बुरे से बुरे होंगे। यहाँ पे जो पाकिस्तानी माशरे पे तारीख में जो सबसे बेहतरीन मिसाल सादक आती है ना, वो यूरोप की 30 ईयर वार है कि उस वक्त जिस तरह मजहब की अजारादारी कायम हुई और फिर प्रोटेस्टेंट और रिफॉर्मेशन का आपस में टकराव हुआ और उसके नतीजे में वो माशरा जिस बर्बादी से गुजरा। ये एक आखिरी नुकता मैं कर दूं, कभी बड़े सगीर के मुसलमान कभी भी इस्लामी हुकूमत के अंडर नहीं रहे। बहैसियत माशरा ये लोग मजहबी रहे हैं, लेकिन किसी मजहबी हुकूमत से मुराद ऐसी हुकूमत जिसके कवानीन की बुनियाद मजहब पे हो, उसके अंडर ये लोग नहीं रहे हैं। ये अब हो रहा है पाकिस्तान में और इसके बड़े ही खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। अच्छा, वो मजे की बात ये है, आपने कहा ना बड़े कभी किसी मजहबी हुकूमत के ज़ेरे नगीन नहीं रहे सवाए औरंगजेब के, वो भी खैर वक्ती तौर पे एक अजाब इलाही था। अच्छा, वो पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं ये कभी भी मजहबी जमातों को वोट नहीं देते, लेकिन हर बंदा आप उसे इंडिविजुअली पूछे वो शरीयत के इतलाक का हामी है, ठीक है, और वोट वो कभी भी मजहबी जमातों को नहीं देते। ये अजीब मुनाफिकत है,
ओके कंफ्यूजन भी है, मुनाफकत भी है, मुनाफरत भी है, रियाकारी भी है और इंतहाई दर्जे की चालाकी भी है। और ये सब चीजें ज़ाहिर है एक उन्होंने इसको अपना कोड ऑफ सर्वाइवर बना लिया है। एक ऐसे माशरे में हर बंदा मजहब का नाम लेके हर 2 नंबरी करने के लिए तैयार है और कर रहे हैं। और जब कभी आप कहें कि हाँ ठीक है इस मुल्क में हम अप्लाई करने लगे हैं कि चोरी की सजा हाथ काटना है, आप कर दें अप्लाई और उसको आप एग्जीक्यूट भी कर दें, सब कुछ कर दें, लेकिन इसी सजा के खिलाफ आपके मुल्क में लोग जो है ना एक वक्त आएगा सारे सड़कों पे निकल आएंगे। तो ये अजीब डुअल स्टैंडर्ड्स हैं इन लोगों के और उसके पीछे रियलिटी सब लोगों सिर्फ ये को आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये ब्लेम जाता है इशराफिया पे और इंटेलिजेंसिया पे। पब्लिक भी उसी तरह ही है, अशराफिया हो जाती है। इंटेलिजेंसिया वहीं से निकलती है। वो कहते हैं ना जो आप चर्न कर रहे होते हैं, जो आप मधानी में चला रहे होते हैं, तो उसी मटेरियल में से मक्खन ऊपर आता है। इस पे आगे बहस कर लेंगे, अभी खत्म होगा प्रोग्राम। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरा ख्याल काफी नाजरीन को सीर हासिल बहस जो हमारी पहुंच चुकी है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ चुके हैं। लेकिन जो जफर साहब ने बात की है ना कि चौंधी चौंधी के वो जो इन्होंने कहा है, और वाकई ये मतलब चौंधी चौंधी है, बिल्कुल सही है कि जो रियासत का कानून है उसमें बालादस्ती जो है वो अवाम को पहुंचनी चाहिए। इसी को जमहूर कहते हैं। अब नाम तो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और वहां पर आपने डिफाइन किया है कि जो अल्टीमेट पावर है वो कानून के लिहाज से वो अवाम की है। मेरा ख्याल है पहले अवाम तक आ जाए, उसके बाद फिर ये कर लें, वरना तो इस तरह हर एक ने अपना अल्लाह जो है वो तख्लीक किया हुआ, उसके मुताबिक वो फैसले करी जा रहा है, मजहब की रेट कायम करता है, अपना काम करता है, वो जाता है। तो इसलिए और ये जो इंतशार फैला हुआ है, खासतौर पर जो हमारा टॉपिक था आज पाकिस्तानी हीरोज, यही नहीं से डिफाइन हो रहे कि ये हीरोज कौन है हमारे, हमने किसको रखना है किसको नहीं रखना। अच्छी बात है, यानी कि दुनिया इज्जत दे रही है, वो आपका नाम बढ़ रहा है उधर, और आप जो है उनको ठुड्डे मार के बाहर निकाली जा रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है। बहरहाल उम्मीद है कि लोग शायद हमारी कोई बात सुन लें, उनको कोई समझ आ जाए, तो अल्लाह ताला करे कि ऐसे ही हो। नादरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे आपके सामने। जी अली साहिब और जफर साहब, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।